हम ऊपर जाके आया 2 minutes. Welcome. Very tragic news coming in from Saudi Arabia. We are here on the Southern View show, and on this bulletin, I'm also joined by my colleagues from the other states. There's Deepa, there is Ritu Rajpurohit, there is Sam Daniel, also from Karnataka and Tamil Nadu, who are joining us on this bulletin. But our focus is on the big story that's coming in from Saudi Arabia. And as many as 45 people are feared dead in that very, very tragic accident that's happened. Even as pilgrims who went on a private bus from Hyderabad, there were 46 people who were booked to go on that bus. Only one young man, 25-year-old Ahmad Shoaib, has in fact survived and has been admitted to a hospital there in Saudi Arabia. I am first going to go across to a family member who is in fact along with me. आपका नाम क्या है? His brother, his mother, as well as his brother's wife and children have passed away in this very tragic accident that has happened. बताइए क्या हुआ and कि कौन-कौन गए आपके घर से? मेरे घर से ना 5 मेंबर्स गए थे। मेरे बड़े भाई, उनका वाइफ और उनके 2 बच्चे और मेरे मदर। और आपके पिता जानने वाले थे, उन्होंने विथड्रॉ कर लिया? हाँ, अभी इससे पहले उन्होंने बहुत उम्रे करे थे, 3-4 बार उम्रे करे थे। हाँ। आप लोग जाइए, कर लिया हूँ, आपको भी मौका मिलेगा बोलकर वो भी नहीं गए। बहुत बड़ा हादसा हो गया आपके साथ। आप भी ट्रैवल करेंगे, ऐसा सरकार ने कहा है कि कुछ फैमिली मेंबर्स को ले जाएंगे। क्या आपके साथ बातचीत हुई है? किसी से बात हुई है अभी आपकी? अभी तक तो बातचीत नहीं हुई है। कोशिश कर रहे हैं हम जाने की वहां पर। आपकी लास्ट में कब बात हुई थी? भाई के साथ या माँ के साथ या भाभी जी के साथ? छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने उम्र के बच्चे हैं? 7 इयर्स के है और एक 9 इयर्स या 10 इयर्स के होंगे। 2 बच्चे थे। कल यस्टरडे है ना, इवनिंग 8 o'clock को है ना, बात करे थे घर में। अच्छा। और मेरे भाई से, एक मेरे दूसरे भाई है, वो भाई से मेरे दादी से बात करे थे घर में। हम लोग बस में चढ़ रहे हैं, अभी मदीना के लिए जा रहे हैं बोलकर बात कर रहे थे। अच्छा, तब तक उम्रा हो गया था यहाँ पे? हो गया था। हाँ। संडे को गए थे वो। हाँ। 9 नवंबर को। हाँ। जाते कि फिर वो उम्रा कर लिए थे, फिर 1 वीक थे। हाँ। ये सुनने को आया था। 1 वीक हो गया था जाकर। मदीना को जा रहे थे मुख्य समिति में। हाँ। और कब वापस आना था उन सबको? सबको है ना, नेक्स्ट संडे वापस आना था उनको। 23 का कुछ था। अच्छा। हाँ। आप अपने फ्रेंड सऊदी अरेबिया से आए थे और फिर अपने परिवार को लेके गए? जी मैडम, बेहतरीन दोस्त है वो, खुद अखलाक वाला बच्चा है, घर का बड़ा बेटा है और वो जबरदस्त तरीके से जिम्मेदारी निभाए। कई साल तो वालिद की खिदमत भी करे थे। हाँ। रिसेंटली फिर उनका पैर का फ्रैक्चर भी हुआ तो लास्ट टाइम पे आए थे। हाँ। और बेहतरीन बंदा था मैडम। अच्छा। क्यों बोले तो मैं भी खतर में रहा तो मेरे को बोलते थे, इकराम भाई और एक बार लास्ट 2 ट्रिप मार लो इकराम भाई बोल के। लास्ट ईयर जब आए थे उन्होंने मेरे साथ बैठ के 8 दिन 10 दिन बैठ के मेरे को समझाया डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के बारे में। अच्छा। चलो इकराम भाई अब ऐसा नया चल रहा, वैसा चल रहा, 1-2 साल और एक बार मान लो बोल के। उनकी बहुत याद आ रही। उनके बच्चे मेरे पास आते थे, इकराम चाचू बोल के। लास्ट टाइम पे ये सो हमारी कार में उन्होंने ड्रॉप हुए एयरपोर्ट तक। लेकिन बहुत जिम्मेदार आदमी था, घर का बहुत जिम्मेदार आदमी था और अखलाक वाला था। हर एक से मिल के जुल के बातचीत करना। अब मौत तो बहुत अच्छी हुई मैडम की, ये सो मदीना मिला, हर मुसलमान की ख्वाहिश थी मक्का मिलो मदीना मिलो बोल के। लेकिन घर वालों को तो उसकी एक तड़प रहती ना मैडम। उनके वालिद साहब तो अब लागर हो गए। अब ये उम्मीद है कि अब उनके भाई है शोएब भाई बोल के और एक है उनके भाई और काशिफ बोल के 2 भाई जा रहे हैं। उनको जाने के लिए इंतजाम किया जाए ना, खुद कर लिए जाने के लिए। अब उम्मीद ये है कि इन्हों जाने की ख्वाहिश है। और जैसो अपने इनके जो लड़की के वालदा है, मतलब इरफान के जो वाइफ है उनके कजिन सिस्टर ही है। तो उनके जो आंटी है, मतलब उनके सास जो है, वो भी जाने का चाह रहे हैं। तो वही उम्मीद से तो हम इधर आए कि कुछ अगर इंतजाम हो गया तो जाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। So yes, we spoke of course to the Minority Affairs Minister as well in this, Telangana's Minority Affairs Minister, Mr. Azharuddin as well. And let's also listen in to some eyewitness accounts. I'm told as of now that a team of officers is going
the Minority Welfare Minister, Mr. Azharuddin, will also be going, and they're making arrangements for the family members also to go. The water remains very difficult to get them back. So the expectation is that the last night the burial will happen in Saudi itself. Let's listen to some eyewitness testimonies on this very, very accident. भाई सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई इंफॉर्मेशन देना ये है कि मैं मक्के से मदीने को बस आ रही थी। भाई मक्के से मदीने को ज़ियारत करने के लिए बस आ रही थी, वो बस पूरी जल गई। उसमें से एक आदमी, एक ड्राइवर बच गया। भाई मुनव्वर बल्कि नाम बता रहा, हैदराबाद के लोग हैं पूरे उसमें। अगर कोई भी है अपने घरों को मालूम कर लो भाई थोड़ा, ठीक है। मैं भी अभी बस को देखा, मैं तकलीफ मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही भाई। थोड़ा मैं वीडियो निकाला, लेकिन एक आदमी मेरे को नंबर दिया, मैं फोन करके उन लोगों को इत्तला कर रहा हूँ, ठीक है भाई। थोड़ा कौन कौन अपने आदमियां हैं थोड़ा देख लो भाई थोड़ा, ठीक है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता भाई, दुआ करो वो लोगों के बारगाह में। Earlier today, we also spoke to the additional commissioner of police in Hyderabad, Mr. Tafsir Iqbal. Let's listen into what he had to say about this incident. Actually, we received information in the morning hours. After that, we got instructions from our Honorable Chief Minister and our senior officers, DG sir and CP sir, for constitute immediately a kind of a command center, and all those things has been done. And we have received, we have inquired about the different travel agents and all those people. And we got the information that altogether 54 people has been booked with the same travel agents, different travel agents in the same coordinated by one person. So 54 list has been given to us. Out of them, 8 people are very much doing well. They are fine because they are having a different kind of hotels and transport they have taken, their private transports they have taken. 46 people, different list has been, we got a list of 46 people. Those 46 people we are verifying from Saudi authorities because they are the right person to confirm about their well-being. So that we are now inquiring on that. So 46 person as per our list, it is they are on bus. So out of them we got information that this people Saudi Arabian authorities, they are verifying, and after their verification only we are in a position to tell you the confirmed thing. So far we have no confirmation about all other minute details and minute issues. So we also spoke to some other family members. In fact, one family had lost as many as 18 members. That included 9 adults and 9 children who have died in this particular accident. Let's listen to some of these eyewitness accounts. रात में जो है मदीने मुनव्वरा पहुंच रहे थे ये मक्के से। रास्ते में मदीने से एक 25 किलोमीटर पहले एक हादिसा इंसिडेंट पेश आया, वाक़या हुआ, जिसके अंदर तकरीबन जो है बस जल चुकी है। वीडियो के ज़रिए से ये मालूमात हुई है अभी तक। तो जैसे ही वारिसिन को, घर वालों को, अहले खाना को इस बात की इत्तला पहुंची तो फौरी इस मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के एजेंट जनाब एजाज साहब से बात हुई। यहाँ पर पहुँचने के बाद इमीडिएटली मैं ख़ुद जो है हमारे हैदराबाद के मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को फ़ोन किया। अल्हम्दुलिल्लाह एमपी साहब मेरा फ़ोन उठाए और मुझसे बात किए। मेरा नाम एजाज है, अलमक्का हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स से मैं बात कर रहा हूँ। 9 नवंबर के दिन काफ़िला सऊदी एयरलाइंस से मक्के मुकरमा के लिए रवाना हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मक्के मुकरमा का सफ़र पूरा हुआ। सफ़र पूरा करके कल ये काफ़िला मदीने के लिए रवाना हुआ। कल मदीना निकलने से पहले भी हमारे सबसे बात हुई, पूरे हाजियों से बात हुई। मदीना शरीफ से निकला, मक्के शरीफ से निकला काफ़िला जंगे बदर से होते हुए मदीना शरीफ पहुँच रहा था। 25 किलोमीटर पहले मदीने में बस में आग लग गई। आग लगने से हमारे को वहाँ से फ़ोन आए, साहब बस में आग लग गई। और एक जने जो थे शोएब नामगारी थे, उन्होंने बस में से कूद गए। अभी उन्होंने हॉस्पिटल में है। बाकी जितने जने थे उनकी कोई इतला नहीं है। अभी उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, 3 हॉस्पिटल में। हमारे लोग अभी जो मदीने में थे मौजूद हैं वहाँ पे, और जो मक्के से भी गए लोग और यहाँ से हैदराबाद से भी अभी एयरपोर्ट पे है, रवाना हो रहे हैं वहाँ पे। रास्ते में जो है एक्सीडेंट होने की वजह से ये बताया गया कि सारे लोग का इंतकाल हो गया बोलकर।
तो अभी हम कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। हम कंफर्म तो करें कि हो गया बोल के, ट्रैवल्स वालों के पास से आया अपडेट के हो गया इंतकाल बोल के, लेकिन वहाँ से हमारे को अपडेट अभी कुछ भी नहीं आया कि मतलब क्या कंडीशन में है, क्या है, ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए कार्रवाई करिए, कार्रवाई करके हमारे जो गुजर चुके हैं उनके लिए करिए। और मेरे खाला भी है, मुरादनगर में रहते वो, उनकी बेटी है, उनका भी इंतकाल हो गया वहाँ पे। टोटल 5 मेंबर्स है फैमिली के हमारे पास। महिला के लोग पूरे उम्र के पैकेज में गए थे, जिसमें से बोलते थे अपने महिला के हमारे बोलते 10 आदमी महिला के है। और वो यहाँ से 9 तारीख को निकले वो लोग। 9 तारीख को जाके उम्रा करके मदीने की तरफ बस से जा रहे थे। 25 किलोमीटर पहले मदीने में बस को आग लग गई, जिसमें से बोलते सो आग की आईना फोड़ के बच्चा, हमारा शोएब बोल के हमारी गली का ही बच्चा है, वो आईना फोड़ के बोलते सो बस में से कूद गया और ड्राइवर कूद गया। और 42 लोग बोलते उसी में थे, उसमें से कोई भी बाहर नहीं निकले। अब इन लोगों का क्या कंडीशन है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम हुआ अभी तक। मालूम हुआ बच्चा जो था, एक उनका बच्चा जो है उन्हें कूद गया था बस से, ड्राइवर के साथ उन्हें कूद गया। एक ही इलाके के, यहाँ जिरा, नटराज नगर जिरा, आसिफ नगर जिरे में रहते। 20 मेंबर्स थे वो लोग पूरे। नहीं, एक ही फैमिली के न होते, एक ही फैमिली। हुकूमत से क्या चाह रहे हैं, जल्द से जल्द यहाँ जो जाने वाले कार्रवाई करके अगर लाना मुनासिब है तो करने की कोशिश करिए, यहाँ पे लाने की, नहीं तो फिर वहीं होगा तो वहीं कर देंगे। Early hours of today, horrible news that was heard by relatives here in Hyderabad. I have with me a gentleman who has lost 18 members of his family. आपका नाम क्या है, कौन कौन गए थे इस ट्रिप में, क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मेरा साडू, मेरा साली का बेटा, 3 बेटियां, उनके बच्चे। 9 डेज हो गया था उम्रा को जाके। ऑलरेडी मक्के में उम्रा हो गया। रिटर्न मदीना को आते रात को 1:30 बजे 1:30 को एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी पूरा ये होगा, जल गया होगा। क्या जानकारी मिली थी आपको? वैसे तो आपके यहाँ से 8 दिन पहले गए क्या, कितने दिन? 8 दिन पहले गए थे। अब फिर सैटरडे को रिटर्न आने वाले थे उन लोग मदीना से। रात को 1:30 बजे मदीना से 30 किलोमीटर दूर ये इंसिडेंट हो गया। सिर्फ एक बच्चा है आप कह रहे हैं, अमेरिका में है वो बच्चा अमेरिका में एक बच्चा है, वो लोग पढ़ने के लिए गए थे। वो एक ही बच्चा पूरा एक ही फैमिली का 18 आदमी मर गए, 9 बच्चे 9 बड़े। और ये इंसिडेंट में सब में बड़ा हादसा हमारे हो गया, हमारे पब्लिक बहुत है। Earlier today, I spoke to Minority Welfare Minister of Telangana, Mr. Mohammad Azharuddin. Let's listen to what he had to say. Also to Hyderabad MP Asaduddin Owaisi. Very, very tragic happening. 18 people from one family, as many as 45 here dead now. Yes, yeah. I mean, it's very tragic moment, and I can only pay my respect and condolences to the family. It's very tragic to hear that from one family 18 people have passed away. I mean, you can imagine the pain that whoever is lost it. So it's very sad situation, but we are monitoring everything. I think the CM has given instructions, the CM himself is monitoring personally, and the government has got the helpline numbers, and the Hajj committee also has, we have got helpline numbers there. I have spoken to the High Commissioner, Dr. Sayyed, High Commissioner also. And he's been monitoring the situation also. He's been calling me, and I've been in touch with them. And then we are trying to, send some families, one member from. So your team of officers as well as some family members you're trying to send. Yes, team of officers. I think in the evening, I think they will leave, and then maybe probably I might also travel with the delegation, because it's a very tragic situation. It's never happened before, from Hyderabad and people from Hyderabad. I was given to also understand that there's one person from Karnataka is also there, involved in this accident. So, inshallah, it's a sad situation. It's a very difficult situation. I already spoke to Kiran Rijiju Sahab also, Honorable Minister for Minorities in Central, and he also said that his teams are all monitoring, and everybody is monitoring, everybody is behind this thing, and it's very sad, but I was also given to understand that the bodies also have been they may require forensic testing and DNA testing before they can be handed over. I will have to see when we go there or when ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में
जो DCM है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। By evening today, we are expecting that a team of officers and also Minority Welfare Minister Mr. Mohammad Azharuddin, along with family members, will be flying into Saudi Arabia, where the protocols and the formalities will have to be completed before the final rites are performed for the 45 people who are feared dead. In other news that's coming in, the big scandal coming in, which involves the Nandini ghee, the purity of the Nandini ghee, and now allegations being made that it has not just impurities in terms of adulterated plant fat, but also they're talking about animal fat, which could be highly objectionable. We have the reaction of TTD board member, Mr. Bharat Prakash Reddy. Let's listen. खबर आ रही है सर कर्नाटक से, वहां पर एक्शन भी हुआ है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में घी जो आती है सर वो नंदिनी से ही आते हैं, तो क्या आप लोग कुछ इस पर प्रिकॉशंस ले रहे हैं, कुछ जांच करेंगे, कोई कार्रवाई होगी, क्या आप लोग स्टेप ले रहे हैं सर? ये हम पूरा प्रिकॉशंस लेने वाला है क्योंकि अभी पूरा लैब टेस्टिंग, लैब रिपोर्ट्स हमारे पास है, ये पूरा मॉनिटरिंग करते हैं हमारा प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट। इससे पहले 2019 से 2014 सब 24 तक गलत कम हो गया, अभी नहीं हुआ। प्योर काऊ घी हम लेने वाला है अभी। हमारा प्रसाद भी बहुत अभी ज्यादा दिन रुकने वाला है, टेस्ट भी अच्छा है, स्मेल भी अच्छा है। सो गोविंद भक्त किसी को भी चिंता मत करना है, अभी वी आर यूजिंग द बेस्ट काऊ घी फॉर प्रसादम। डेली वी नीड 14 tons of cow ghee. So we are procuring from Nandini and different dairies also. We're checking regular checkups in the reputed labs. We're getting good reports. So it's not any problem in that prasadam right now. So how much quantity you procure from Nandini, sir, on a daily basis or monthly basis? No, it's by daily we need 14 tons of cow ghee. We have given to 3-4 companies. I'll let you know I have to check the records because I'm not having right now अभी मेरे पास नहीं है पूरा record. Okay. अभी किसी को doubt नहीं है. We are using one of the best cow ghee. We are giving the best price also. Previously in 2000, that time they quoted for 311 rupees. But we are giving now 600 plus 700 we are taking for cow ghee. So, but after this incident, sir, where in Karnataka adulteration report has been emerged, whether you will also again go for a lab test or checking? Definitely. Okay, Definitely we'll go for, again we'll send the samples to the lab and we'll get the report. Thank you so much, sir. Thank you so much. Namaste. So a lab already been set up in Tirupati after the controversy about animal fat being possibly there in the ghee that was used to make the Tirupati laddu. Now, of course, Nandini ghee in controversy, Karnataka, Andhra Pradesh. We now go across to Deepak Bopanna from Bengaluru. Deepak, Nandini ghee, something that's considered as very high quality and suppliers to the Tirupati board for the making of laddu. What's the update from your side on Nandini ghee itself? Uma, yes, Nandini of course is a very popular brand across South India, as you know. It also supplies the ghee to Tirupati, Tirumala Devasthanams as well. And not just that, you have dozens and dozens of, temples here in Karnataka and even households. Any bust of this ratio should be considered very serious. And the Bengaluru police, of course, have managed to actually, go ahead and bust over 50,000 liters. And what we are picking up right now from the Bengaluru police is that they've almost gotten to the bottom of this entire racket. But the BJP at this point in time is making a massive allegation.
they are going on to say that, you know, Congress, before coming to power, spoke about the Nandini brand and then hit out at the BJP at that point in time, saying that they're not able to really upkeep this brand. And today there is a situation where the ghee produced by Nandini itself has come under question. But here, more importantly, we should understand that this was a person who was just using Nandini's branding and lacing it with adulterants and then putting it back into the market. But it's definitely an issue, because when a consumer goes out there to purchase Nandini ghee, he's probably going to be completely unaware, because the branding looks exactly identical, and these are even being put out there in Nandini parlor. So how do people actually get to know? So there's a big nexus here from the distributor to the retailers, because they get a better margin. That needs to be, of course, completely investigated by the KMF. First, let's listen to what the BJP has had to say in regard to this entire bust that has been made by the Bengaluru City Police. Fake Nandini ghee was confiscated by CCB police last week, which clearly indicated that under Congress government, even ghee is also not safe. Nandini ghee is also not safe. When BJP was in power, the Congress blamed all types of the blame game, stating that Nandini brand is being debunked by the BJP party. But under Congress government, the fake ghee clearly indicates that Nandini is not safe under the Congress, and they want to defame the Nandini so that they can hand it over to their own friends in the coming days. This is Congress government. Women are not safe, farmers are not safe, children are not safe, economy is not safe, even Nandini ghee is not safe in Karnataka. Well, my colleague Ritu is also joining me on the broadcast. Ritu, you also did, of course, speak to the consumers out there. It's turning political with the BJP now saying that, the Congress is not able to manage the Nandini brand. They politicized it in the past. Now it seems like it's going to be a war of words between the BJP and the Congress. Well, very true, Deepak. As you pointed out, the war of words have already erupted between the Congress and the BJP here in the state. Therein you see now the BJP is basically lashing out at the state government, stating that why there are these kind of matters that are really not looked into very carefully, because Nandini as a local brand is quite a popular brand as well. Now, what remains to be very concerning for Bengalurians is also that how does one really be able to make out whether that this particular ghee packet, or for that matter the ghee bottle that they are really purchasing of the Nandini, remains to be the real one, not the fake one. Now that's also the kind of awareness that is required as well. Now on those lines, what would be the steps that the government would really take? That needs to be seen. Yes, Ritu, stay with us, because now while we are talking about this bust, now while of course responses are coming in from the BJP, there are responses coming in from the Tirupati Tirumala Devasthanams. The reason is because over the last several days there was an investigation that was happening by the Bengaluru City Police, who went to the bottom of this. They had a major tip-off that there were people operating out of a factory where it was being, the fake ghee was being manufactured, and then it was being sold to several people, and more importantly, it has also penetrated into the market. Goods over 1 crore have now been seized by the city police. I spoke to the Bengaluru Police Commissioner about, how they carried out these raids, and whether, more importantly, if the citizens have any reason to worry at this point in time. Let's listen to what he had to say. Tell us about this crackdown. How did you firstly learn about, a racket like this that's operating in Bengaluru? Was it just being sold in the city or in the state or outside the state as well? No, this is like the vigilance wing of the KMF and the CCB of our police. We worked out a plan wherein we had information that a vehicle from Tamil Nadu will be coming, and so based on that information we tracked down this vehicle. And after tracking down this vehicle, subsequently back end we found out that there is a unit